आर्टिकल 32 होता क्या है? क्या कोई राज्य सरकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है या नहीं? राइट, एंड आर्टिकल 32 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन. आर्टिकल 32 इज द हार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. 3 लाख से अधिक मतदाताओं को उनकी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजा है. और ये कहां है और ये कहां का मामला है? बिहार का हो जाता है. तो बिहार आप सभी जानते हो क्या समस्याएं चल रही हैं बिहार में SIR रिपोर्ट को लेकर के. अब 3 लाख से ज्यादा लोग यहां पर ऐसे हो गए हैं जिनको ये प्रूफ करना है दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नाउ कम टू द मेन पॉइंट विच इज व्हाट की गवर्नमेंट सेड आधार कार्ड इज नॉट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ योर सिटीजनशिप एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम. बिकॉज दे सेड आधार कार्ड इज नॉट द डॉक्यूमेंट, देन विच document can define my citizenship? So he said only the birth certificate. If you have your birth certificate, then you are the citizen of India. तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आओ, क्योंकि आधार कार्ड आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं करता और इसलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं. और ये अच्छा किया, पता है क्या? क्योंकि नेपाल बॉर्डर से लोग घुस करके आ जाते थे, अदर बॉर्डर से लोग आ जाते थे, रहने लगते थे, और आधार कार्ड तो आसानी से बन जाता है. तो बोला रहे हाँ यहाँ रह रहे हैं, बन गया. जब वोटर आईडी बन जाती है लोगों की चुनाव के समय वोट डालने के चक्कर में, जिसकी नहीं भी बननी चाहिए उसकी भी बन जाती है, तो आधार कार्ड भी बन जाता है ऐसे. तो बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं है इंडिया के, उनके भी आधार कार्ड बने, उनके भी वोटर आईडी बने, वो वोट दे रहे हैं. सोचो, इस तरीके के मामले चल रहे हैं. अभी तो ये 3 लाख आपको दिखाई दे रहे हैं. अभी आप देखिए कितने सारे लोग ऐसे हैं. कुछ कुछ तो ऐसे मामले निकल करके आए हैं जहां पर एक घर से शायद 300-400 वोट पड़ते हैं. चलिए आगे आज बात करते हैं यहां पर क्या मामला है. सो बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको हम कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन SIR अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 3 लाख से अधिक मतदाताओं को उनकी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. ये अभियान मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां संदिग्ध नागरिकता के मामले सामने आए हैं, खासकर नेपाल और बांग्लादेश की मैं बात करूं, बिकॉज दे आर द बॉर्डर एरियाज एंड वहां से इजिली जो लोग हैं वो एंटर कर जाते हैं. ठीक है, आगे आते हैं. इस मुद्दे पर थोड़ा सा हमें डिटेल में जाने की जरूरत है, तभी हमारा जो पर्सपेक्टिव है इसको लेकर के पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा. ना चुनाव आयोग का यह अभियान मतदाता सूची को शुद्ध और वैध बनाने के लिए चलाया जा रहा है. वो चाहते हैं कि जो इंडियन लोग सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाए इसमें, बाकी अदर लोग हमको डिटेक्ट कर पाए, उनको वापस अपने क्षेत्र भेज पाए. बिकॉज जनसंख्या बोझ भी तो बढ़ रहा है ना. क्यों यूएस कह रहा है कि भैया हम डिटेंशन नीति अपनाएंगे, आप अपने देश जाओ? उसको भी पता है हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बट जाती हैं दूसरे लोगों के आने से. सेम स्टेट के साथ भी ये होता है, आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दूसरे स्टेट पे चली जा रही, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. राइट, चलिए आगे बात करते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि केवल जो पात्र भारतीय नागरिक है वही मतदाता सूची में शामिल हो और वोट डाल सकें. SIR अभियान के तहत मतदाता सूची में कई तरीके की अनियमितताएं देखने को मिली है, जैसे कि दोहरा पंजीकरण हो रखा है लोगों का, एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है और हर जगह जाकर के वो वोट दे रहा है. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति मर गया है उसके नाम पे कोई दूसरा वोट दे रहा है, ठीक है, फिर भी वो मतदाता सूची में है. स्थानांतरित मतदान, जो लोग बिहार से बाहर गए हैं लेकिन उनका नाम अभी भी सूची में बरकरार है. संदिग्ध नागरिकता, जिन लोगों के दस्तावेजों में खामियां हैं या जिनकी नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं. इस प्रक्रिया में अब तक 65 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए. 65 लाख नाम हटाए गए, जिनकी डेथ हुई है, जो छोड़ के चले गए हैं, जो अप्रवासी हैं. तो सोचो क्या मतलब मंजर है यहां का. पर अभी भी 3 लाख लोगों से नागरिकता सत्यापन करवाना बाकी है. किन क्षेत्रों में नोटिस भेजे गए हैं? तो यहां पर किशनगंज, अररिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, मधुबनी, सुपौल और पूर्वी चंपारण, इन क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर और जिला प्रशासन ने मतदाता सूची की गहन जांच की. इसमें कई मतदाताओं के दस्तावेज अपूर्ण या फिर संदिग्ध पाए गए हैं. नाउ नोटिस का वितरण, नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को 7 दिन के भीतर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया है और इसके लिए उन्हें अपने 11 दस्तावेज सम्मिलित करने. यानी कि अगर आपको अपनी नागरिकता बिहार में साबित करनी है तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो मैं बताती हूं आपको. कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए. नाउ आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड. हालांकि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना गया है, लेकिन इसको सहायक दस्तावेजों के रूप में देखा जा रहा है. वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए सत्यापन के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ साथ, प्लस आपके पास
पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिजली पानी का बिल निवास सत्यापन के लिए चाहिए और बैंक पासबुक निवास और पहचान के लिए चाहिए। इतने 11 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको बिहार में अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए। उस समय जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट दे देते हो और सही पाए जाते हैं, उस दिन से आप भारत के नागरिक हो, नहीं तो आप भारत के नागरिक नहीं हो। ठीक है, तो समझ गए कितने डॉक्यूमेंट चाहिए अगर बिहार में सत्यापन करवाना है तो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए और 3 लाख लोग इतने डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करेंगे। तो जाओ अपने 11 डॉक्यूमेंट बनवाओ, ये नहीं है तो, और उनको दो जाकर के। इन दस्तावेजों को स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर या फिर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। यदि कोई मतदाता निर्धारित समय में दस्तावेज जमा नहीं करता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप वो आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2025 की, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। राइट। प्रक्रिया और समय सीमा, नोटिस जारी करना। जिन मतदाताओं के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं उनको नोटिस भेजा गया है, सत्यापन किया जाएगा। कुछ मामलों की सुनवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है कि वो अपने बात रख सके मतदाता की, भाई क्या इशू आ रहा है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। राजनीतिक विवाद, काफी राजनीतिक विवाद गहरा गया क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारी कास्ट के लोगों को स्पेशली टारगेट करके निकाला जा रहा है, ओबीसी लोगों को, कुछ कह रहे हैं एससी एसटी लोगों को, ताकि हमारे वोट्स कम हो सके। तो ये एक राजनीतिक विवाद इसके बीच में चल रहा है। आगे आ जाते हैं, 3 लाख से अधिक नोटिस भेजे जा चुके हैं, 65 लाख नाम हटाए गए हैं। सीमावर्ती जिलों पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है जिसमें लगभग 2 से 3% हिस्सा नोटिस के दायरे में ही आ रहा है। सीमावर्ती जो क्षेत्र है आपके वहां पे। चुनाव पर प्रभाव, इनका जो नाम हटाया गया है तो ऑफकोर्स चुनाव पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। चुनौतियां और चिंताएं, दस्तावेजों की कमी, ये सबसे बड़ी चुनौती कि लोगों के पास उनके सर्टिफिकेट्स नहीं है। नेक्स्ट, जागरूकता की कमी है। कई मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया नहीं पता है, जबकि वो है यहाँ के नागरिक, रह रहे, बट दे डोंट नो द प्रोसेस। तो उनको लिए भी तो कुछ चीजें होनी चाहिए, क्या प्रोसेस बताइए। प्रशासनिक दबाव, बूथ लेवल ऑफिसर और जिला प्रशासन पर इतने बड़े पैमाने पर सत्यापन का दबाव है कि जिससे गलतियों की आशंका बनी ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि जितने सत्यापन हुए होंगे दे आर टोटली फाइन। तो ये एक चुनौती हो जाती है। राजनीतिक आरोप, विपक्ष का मानना है कि ये प्रक्रिया कुल समुदायों को वोटिंग से वंचित करने की साजिश है। जैसे मतलब कुछ समुदाय जो है वंचित करने की बात कह रहे हैं। आगे की प्रक्रिया, तो मतदाताओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर से जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क करें। अगर किसी का नाम गलती से सूची से हटाया गया है तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और पुनः शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराए हैं जहां मतदाता स्थिति की जांच की जाएगी। नाउ कम टू द थर्ड न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है राज्य, मतलब राज्य को सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां पर जाकर के अपोज कर सकता है किसी चीज के लिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या चीजें हो जाती हैं। तो ये मामला हो जाता है आर्टिकल 32 का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योर पॉलिटी सेगमेंट, राइट। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसमें। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हो जाता है कि हम लोग क्या है अपने लिए याचिका दायर कर सकते हैं भाई। और ये महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है देन आई हैव सम पावर्स, देन आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ईदर और हाई कोर्ट, राइट। तो बोथ में से व्हाटएवर व्हेनेवर आई वांट टू गो आई कैन। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है यार हमारे पास, हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर बात क्या है, जिसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया। तो मैंने क्या बताया, मौलिक अधिकारों की हमारी ये रक्षा करता है। ये सवाल है कि क्या कोई राज्य सरकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है या नहीं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर के ये उभरा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार कर रही है और इसका अंतिम निर्णय संवैधानिक कानून के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। नीचे इस मुद्दे को विस्तार से हम समझेंगे और इसकी पृष्ठभूमि भी जानेंगे कि भैया इससे संवैधानिक प्रावधान क्या हो जाते हैं और क्यों ये आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना ज्यादा चर्चा में है तो ये मान के चलना कि आपके आगामी प्रश्नों में जो आपके होंगे प्री मेंस वहां पर पूछा जाएगा, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रही हूं। और नहीं बिलीव हो रहा तो लिख लो, नीचे प्राची मिश्रा नाम लिख लेना, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। इतना गंभीर मुद्दा हो चुका है बिल पास करने को लेकर के, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में फंसा पड़ा है मामला, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ओवर जुडिशियल रिव्यू का मामला आ रहा है कि भैया आप जो विधायिका कार्यपालिका है उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं मैं तो जनता के हित में बात कर रहा हूं। तो ये मामला फंसा पड़ा है, राइट। चलिए परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 32 होता क्या है।
आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों यानी कि आर्टिकल 12 to 35 अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो ये इसको पावर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, या फिर आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पता है इसको क्या बोला है, इसको संविधान का हृदय बोला है। आर्टिकल 32 इज द हार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड आर्टिकल 32 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, रक्षा करता है। नाउ पावर क्या हो जाती है आर्टिकल 32, इसके तहत निम्नलिखित रिट हम जारी कर सकते हैं जैसे कि हॉबियस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक है, इसके बाद निषेध जिसको हम प्रोहिबिशन कहते हैं, सिट्योरी या फिर आपका को वारंटो, ठीक है, ये सभी व्यक्ति के सार्वजनिक पद के अधिकार और वैधता की जांच करता है को वारंटो। जो सिट्योरी है ये निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द करने के लिए होता है। निचली अदालत या अर्ध न्यायिक संस्थानों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है, ये क्या होता है, प्रोहिबिशन हमारा। मैंडमस किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को कर्तव्य पालन करने के निर्देश देता है कि आप अपना काम ढंग से करो, ठीक है। हैबिस कॉर्पस गैर कानूनी जो हिरासत है इससे हमें मुक्ति देता है। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर त्वरित और प्रभावी न्याय मिले। अब देखो किस आर्टिकल से दिक्कत हो रही है। अच्छा मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बताना कि किस आर्टिकल के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस आर्टिकल के थ्रू हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो उसके लिए, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। क्या राज्य सरकार आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर कर सकती है? अब इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का ट्राई करते हैं। देखो कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा जो दरवाजा खटखटाना है, इसे विशेष रूप से यह मुद्दा तब और गंभीर हो जाता है जब राज्यों ने राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा जो बिल होते हैं इस पर अपनी सहमति देने में देरी और अस्वीकृति के खिलाफ याचिकाएं दायर करी हैं। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है कि आर्टिकल 32 का उद्देश्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, ना कि सरकार या राज्य या केंद्र सरकार के मौलिक अधिकारों की। तो इट मींस कि ये किसकी रक्षा करता है, सिर्फ नागरिकों की, राज्य और केंद्र इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। इट मींस आर्टिकल 32 के तहत राज्य सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। फर्स्ट लाइन से हमें यह समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, राज्य और केंद्र के बीच में विवादों को आर्टिकल 131 के तहत हल किया जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट को राज्य और केंद्र के बीच मूल क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो प्रदान करता है। तो अगर केंद्र और राज्य के बीच में देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू हैव आर्टिकल 131, देन व्हाई यू आर यूजिंग आर्टिकल 32? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो अगेन आप आर्टिकल 32 का यूज नहीं कर सकते हो। सेकेंड राइट ऑल्सो से दैट। अब आ जाते हैं थर्ड पे। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आर्टिकल 361 जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी जवाबदेहिता से छूट देता है, तो आर्टिकल 32 के तहत ऐसी याचिकाओं में बाधा उत्पन्न करता है। तो जब ऑलरेडी हैं सारे आर्टिकल्स, देन व्हाई जो स्टेट एंड सेंटर है वो आर्टिकल 32 का यूज करेगा। नाउ राज्य ने क्या तर्क दिया है अब इस बात पर, और इस पर केंद्र ने भी अपना तर्क दिया है। दोनों के ही तर्क सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखो राज्य ने तर्क दिया कि वे भी एक संवैधानिक इकाई हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों जैसे कि विधायी शक्ति का उल्लंघन होने पर वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उनका क्या कहना है कि हम भी तो एक संवैधानिक इकाई हैं और अगर हमारे राइट्स का यहां पर हनन हो रहा है देन वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट विद द आर्टिकल 32। नाउ आगे आते हैं। कुछ राज्यों ने यह भी दावा किया है कि राज्यपालों और राष्ट्रपति की कार्रवाइयां या निष्क्रियता संघीय ढांचे और संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करती हैं। जो आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार जो होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, इससे जुड़ा होता है। तो राज्यों ने यह भी तर्क दिया कि आर्टिकल 32 में कोई भी व्यक्ति एनी शब्द का व्यापक अर्थ निकाला जाए तो जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई शब्द का यूज किया गया है, स्पेसिफिक नागरिक नहीं लिखा है, तो कोई का मतलब सब आ जाता है। ठीक, चलो अब सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान रूप क्या है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई, जिनको हम BR गवई के नाम से जानते हैं, इस सवाल पर विचार कर रही है। यह मामला राष्ट्रपति के संदर्भ में है, इससे जुड़ा हुआ है, जो आर्टिकल 200 यानी कि राज्यपाल द्वारा बिलों पर सहमति और आर्टिकल 201 यानी कि राष्ट्रपति द्वारा बिलों पर सहमति से संबंधित है। कोर्ट ने निम्न के सवालों के जो निर्णय लेना है वो अभी डिस्कस करे, जैसे कि क्या राज्य सरकारें आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर कर सकती है, क्या आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों की छूट और आर्टिकल 32 के तहत याचिकाओं को सीमित करता है, प्लस यहाँ पर क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा बिलों पर देरी अस्वीकृति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, कोर्ट ने संकेत दिया है कि यह एक संवैधानिक प्रश्न है जिसका दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।
खासकर केंद्र और राज्य सरकार तथा संघीय ढांचे के संबंध में। संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या हो सकते हैं? तो इस मामले को समझने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान महत्वपूर्ण है, जैसे कि आर्टिकल 131, ये सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के विवादों में मूल क्षेत्राधिकार देता है। केंद्र का तर्क है कि राज्यों के लिए यही उचित रास्ता है, ना कि आर्टिकल 32। अब आ जाते हैं आर्टिकल 200, ये राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर सहमति देने, रोकने या राष्ट्रपति को विचार करने का अधिकार देता है, ये इसका अधिकार है। आर्टिकल 201, ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो पारित करेगा या फिर वापस भेजेगा। आर्टिकल 361, ये राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके अधिकार के जो कृत्य हैं इनके लिए कानूनी जवाबदेहिता देता है, यानी कि इसके लिए और इसके लिए कानूनी जवाबदेहिता किसमें है आपकी? इसके और इसके किसमें हो जाती है? आर्टिकल 361 में हो जाती है कि अगर आप कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ छूट दी हुई है जवाबदेहिता से संबंधित कि आप जवाबदेह नहीं है उसके लिए। तो थोड़ी स्पेशल पावर्स हैं यानी कि इनके पास, राइट। इन मामले का महत्व, संघीय ढांचा, ये मामला केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर करने की अनुमति देता है तो उस स्थिति में ये राज्य को केंद्र या राज्यपालों के खिलाफ अपनी शिकायत को उठाने का एक नया रास्ता दे सकता है। सेकेंड, संवैधानिक व्याख्या, ये निर्णय आर्टिकल 32 के दायरे को भी बताएगा क्योंकि उसमें कोई शब्द का यूज किया है, तो अब हमें ये पता चलेगा कि इसमें राज्य और केंद्र आता है या नहीं आता है। राज्यपालों की भूमिका पर प्रकाश डालेगा कि भैया राज्यपालों की भूमिका क्या हो जाती है। संभावित परिणाम, सुप्रीम कोर्ट के पास निम्नलिखित संभावित रास्ते हैं, या तो वो राज्य को अनुमति दे दे या फिर आर्टिकल 131 का जो रास्ता है जिसमें कोर्ट ये कह सकता है कि राज्यों को आर्टिकल 131 के तहत याचिका दायर करना चाहिए क्योंकि ये केंद्र राज्य विवादों के लिए अधिक उपयुक्त है। मामले दर मामले आधार, कोर्ट ये तय करता रहे कि भैया आपको इस मामले में 32 के तहत जाना है या फिर नहीं जाना है। आर्टिकल 361 की व्याख्या बहुत बेहतर तरीके से करने की जरूरत है, अगर नहीं हुई तो समस्याएं हो सकती हैं। तो ये थी प्रॉपर न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।